हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं 125 सीरीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ आज कुछ क्वेश्चन इसमें बनाने में मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि होली का समय है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं जिसको हम कल क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो आप टोटल 125 में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आज जितने हैं उनमें से चेक करिएगा, प्लस कल मैं इसी की जो रह जाएंगे क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं, बस टाइपिंग नहीं हो पाई है, वो कल करेंगे हम सॉल्व। और टोटल में आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न जो होंगे वो एकदम सॉलिड वाले प्रश्न लाई हूँ, तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी कि आप क्लास को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस समय आपकी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ से मन चुराया तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा होना है। मात्र अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि 2 माह का समय रह गया है, प्रतिदिन 1 दिन कम हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार की होली जो आए, अगली बार होली क्या दिवाली ही आपकी अपनी सैलरी से बने, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक बार सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है, फैशन चक्र के मुख्य चरण कितने हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन टेक्सटाइल के हम करेंगे सॉल्व। ओके, तो जो फैशन चक्र है उसके मुख्यतः कितने आपके 5 चरण होते हैं ना, 5 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले जब फैशन की हम बात करते हैं तो आपके कौन से आते हैं? इसमें इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले, मतलब ये बेल शेप आप मान सकते हो क्योंकि इसको बेल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, भाई कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आता है। उसके बाद क्या होता है? राइज होता है। भाई उंगली से लिखती हूँ तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होती है। फिर एक पीक पर जाता है कि सब ने पहना, इतना चला कि वो फैशन सभी ने, इतना मतलब मार्केट में मतलब छाया है। मार्केट क्या, आप कहीं भी जाओ तो वही फैशन आपको दिखेगा, पीक पर होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग जब चारों तरफ देखते हैं तो ऊबने लगते हैं उस चीज़ से, तो इसका क्या होने लगता है? डिक्लाइन करने लगते हैं वो लोग, मतलब थोड़ा नापसंद करने लगते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर उसके बाद इसके लास्ट में रिजेक्शन लास्ट में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, रिजेक्शन, ये डिक्लाइन में क्या है? पसंद कम हो जाएगी लोगों की, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है? रिजेक्ट कर दिए जाते हैं वो कपड़े मार्केट में। फिर बहुत सालों बाद जब रिपीट होता है फैशन तब उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन कई सालों के लिए वो गुम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। फैशन चक्र के कितने चरण होते हैं? 5 चरण। अच्छा, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करेंगे और कुछ चीज़ों पर चर्चा कर भी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, 1 औंस स्वास्थ्य है 1 टन ज्ञान से, सॉरी 1 औंस, यहाँ पर 1 औंस स्वास्थ्य, अच्छा है औंस लिखा है, 1 औंस स्वास्थ्य 1 टन, या है कट कर दो, 1 टन ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह धन की सबसे प्राचीन व मूल्यवान किस्म है। ये परिभाषा दी किसने है? ठीक है, 1 औंस स्वास्थ्य 1 टन ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये धन की सबसे प्राचीन मूल्यवान किस्म है। ये परिभाषा किसने दी? बिल्कुल बात सही है। अगर आपके पास स्वास्थ्य ना हो तो कितना भी धन हो सब बेकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य पर ही खर्च हो जाता है। ओके, और कितना भी ज्ञान हो वो भी बेकार है, क्योंकि फिट नहीं हो तो सब बेकार है ना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है और प्राचीन समय से हम इस चीज़ को मानते आ रहे। तो हॉल का ये कथन है, बेन जॉनसन, स्वामी विवेकानंद जी, या फिर स्पेंसर है, तो ये कथन किसका है? हॉल महोदय का। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हॉल की परिभाषा है और ये परिभाषा पूछी गई परिभाषा है। कुछ PYQ भी मिलेंगे, कुछ न्यू भी मिलेंगे। क्वेश्चन 3 है, ये किसने कहा है कि कुपोषण की समस्या राष्ट्र के लिए शर्म की बात है? मैं राष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि शपथ लें और 5 वर्ष तक कुपोषण के उन्मूलन के लिए कड़ा प्रयास करें। ये कथन बताना है किसका है? भाई बिल्कुल बात सही है, जो कुपोषण है वो हमारे लिए वाकई में शर्म की बात है कि हम छोटे छोटे नौनिहालों का पेट भी नहीं भर पाते, इतनी कमी हमारे यहाँ, हमारे देश में, है ना। ठीक है, तो इस वजह से ये किसने ये युक्ति कही थी कुपोषण को हटाने के लिए? ओके, महात्मा गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, या फिर विवेकानंद जी ने? तो ये जो डेफिनेशन है ये है किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक देखो कुपोषण वगैरह से प्रश्न बनते हैं तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन 4 है, गिरावट डिक्लाइन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। डिक्लाइन की बात हो रही है, इसमें पूछा जा रहा है फैशन चक्र का कौन सा चरण है। जो डिक्लाइन है, मतलब डिक्लाइन मतलब गिरावट आई वस्त्रों के जो फैशन जो होता है उसमें गिरावट आई, तो ये कौन सा चरण होगा। दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है या पांचवा चरण है। तो अभी हमने वेल शेप्ड की बात की थी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चरण था, हमने सभी ने जाना। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था राइज, तो राइज क्या हो गया, दूसरा चरण कौन सा हो गया। एक सेकेंड, इसको रेस करके अच्छे से बताते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर याद कर लेना। अगर दूसरा चरण पूछा जाए तो राइज है। अब पहला तो दिया नहीं, पहला चरण पूछा जाता है इंट्रोडक्शन हो जाता। तीसरा पूछा जाए तो आप कहोगे पीक है। तीसरा चरण कौन है, पीक है। ठीक है, चौथा चरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे यहाँ पर डिक्लाइन है। ओके, तो आंसर मिलेगा आपको, डिक्लाइन गिरावट को ही पूछा जा रहा है। ओके, और पांचवा चरण क्या है, रिजेक्शन, जब कपड़ा मार्केट से रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये जैसे कार्यशैलीकरण में आपसे पूछे जाते हैं ना स्टेजेस, तो हो सकता है ऐसे करके क्वेश्चन बन जाए, तो इसको मैंने डाला है। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो गिरावट या डिक्लाइन है फैशन चक्र में, वो चौथा चरण है। ठीक है, ओके। अगर पांचवा पूछा जाएगा तो आप कहोगे रिजेक्शन, दूसरा पूछा जाएगा तो आप कहोगे राइस, तीसरा पूछा जाएगा तो पीक, जब बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है 5, फैशन चक्र का वह चरण जिसमें फैशन सबसे अधिक लोकप्रिय हो जाता है कहलाता है परिपक्वता, परिचय, वृद्धि या पुनरुत्थान। जब फैशन क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय हो जाएगा, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो भाई लोकप्रिय हो रहा है तो कहीं ना कहीं परिपक्वता आ रही है। ठीक है ना, मैच्योरेशन आ जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फैशन चक्र है उसका कौन सा चरण सबसे लंबा समय तक चलता है, सबसे लंबा, तो भी ये चरण जो है परिपक्वता वाला, ये सबसे लंबा चरण माना जाता है। ठीक है, फैशन चक्र का। ओके, सबसे अधिक लोकप्रिय पूछा जाए तो भी मैच्योरेशन होगा, परिपक्वता होगा, और अगर आपसे पूछा जाए मैच्योरिटी वाला होगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक लंबा चरण कौन सा रहता है, तो वो भी यही रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 6, फैशन चक्र में परिचय चरण की मुख्य विशेषता क्या है। फैशन सबसे अधिक लोकप्रिय होता है, फैशन का अंत हो जाता है, फैशन महंगा और सीमित होता है, फैशन बाजार में बहुत सस्ता होता है। प्रश्न क्या है, फैशन चक्र में परिचय की मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या है। परिचय जब इंट्रोड्यूस हुआ तब की बात हो रही है, तो यहाँ पर फैशन सबसे अधिक लोकप्रिय होता है, नहीं, यहाँ पर तो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो एकदम से लोकप्रिय कैसे हो जाएगा, अंत भी नहीं होगा भाई, अभी तो परिचय ही कराया है आपने, उसकी विशेषता बतानी, तो अंत कैसे हो जाएगा, है ना, वो तो लास्ट में होगा जब सब छक जाएंगे पहन के। फैशन महंगा और सीमित होगा, ठीक है, और फैशन बाजार में बहुत सस्ता होगा, नहीं महंगा बस बहुत सस्ता तो नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है ये विशेषता है। ठीक है, फैशन महंगा हो सकता है भाई, नया नया आया है मार्केट में, प्लस नया नया आया है, प्लस जब स्टार्टिंग होती है जब इनोवेटर बनाता है वस्त्र को, या किसी भी मतलब डिजाइनर वस्त्र को बनाता है, तो वो क्या होता है, एक लिमिट में ही बनाता है, ऐसा नहीं एकदम से बहुत सारे पीसेस बना दे, नहीं, लिमिट में बनाता है, तो वो सीमित भी होता है और महंगा भी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर जो है फैशन चक्र में जब परिचय की बात आती है, इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो इनोवेटर क्या करता है, उसे महंगा बनाता है और सीमित होता है शुरुआत में, धीरे धीरे सस्ते महंगे हर तरीके के कपड़े बनने लगते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 7, अब क्वेश्चन आपको थोड़े अलग हटके मिलेंगे। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ में नमी का प्रतिशत इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भोज्य पदार्थ, आप जानते हैं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 5 तरीके से किया जाता है। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर बात करते हैं। 5%, 10%, 15% या 20%। तो नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थों में हमें कितना नमी का प्रतिशत रखना चाहिए, ये बताना है। मतलब रखना चाहिए का मतलब यहाँ पर ये है कि इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भोज्य पदार्थ पर क्या है, खराब हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं नस्वर नहीं होने वाला, मतलब वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, तो हमने अभी क्या कहा, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम 5 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, 5 तरीके से। सबसे पहले हम करते हैं पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। ये देखो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पोषक तत्वों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, कार्बोज युक्त, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, करते ही नहीं करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं, मतलब सभी आप इसमें आ जाएंगे, प्रोटीन युक्त हो गए, खनिज लवण युक्त हो गए, विटामिन युक्त हो गए, तो ये पोषक तत्वों के आधार पर आपका वर्गीकरण होता है। दूसरा होता है कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर आप जानते हो, जैसे प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा, है ना, खनिज पदार्थों के अपने काम है, सुरक्षात्मक और नियामक। ऐसे ही जो आपके विटामिन है वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का संरक्षण करते हैं, विटामिन वगैरह, है ना। तो यहाँ पर 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है, मैं शॉर्टली बता रही हूँ, बस आपका क्विक रिवीजन हो जाए। उद्गम के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। उद्गम का मतलब हो गया पशु जगत और वनस्पति जगत से हम प्राप्त करते हैं। चौथे की अगर हम बात करें, चौथी हो जाएगा आपका रासायनिक प्राकृतिक
रासायनिक प्रकृति के आधार पर, जैसे कि हमने क्या कहा, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक में हो जाते हैं कार्बोज, वसा, प्रोटीन। अकार्बनिक में क्या हो जाते हैं, खनिज, लवण आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर पांचवा हमने बताया जिसका ये प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थों में कितना प्रतिशत नमी का होना चाहिए। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं। पांचवा ये था जो नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो नस्वरता के आधार पर भी 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं नश्वर भोज्य पदार्थ, जैसे जो जिन्हें मात्र कुछ घंटे से कुछ दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे दूध है, दही है ना, मांस, मछली, अंडे वगैरह इसमें आ जाते हैं। अर्धनश्वर वो भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें ना तो हम सालों साल सह सकते हैं और ना ही ऐसा है कि 2 ही दिन में खराब हो जाएंगे, जैसे कि आपकी बेसन है, आटा है, ठीक है, भुने चने हो गए, सत्तू हो गए, आलू प्याज की सब्जी, ये सब हो गई, ठीक है। लास्ट इसका प्रश्न है, तो ये होते हैं इनमें 10% से अधिक नमी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, जो नष्ट नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि इन्हें हम सालों साल चला सकते हैं। अचार हैं, मसाले हैं, दालें हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। ये एक काफ़ी 6 माह, 8 माह, 10 माह या साल भर या 2 साल तक आप इन्हें मतलब सही से अगर सेफली आप इन्हें करते रहोगे, धूप वूप दिखाते रहोगे, तो ये कभी कभी 2-3 साल तक चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल तक तो हम मान ही सकते हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखो, आपको पूरा ये भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं, आप सभी जानते हो। वर्गीकरण को ही कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार से किया गया, तो आपका क्विक रिवीजन भी हो गया। निम्न में से एक राख ऐश है इनमें से कि राख कौन सा है? क्या कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है या वसा है? तो हम जब भी रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और दूसरे हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर किससे पूछा जा रहा है? अकार्बनिक पदार्थ से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अकार्बनिक पदार्थ है कैल्शियम, और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं हम क्या कहते हैं? खनिज, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण होते हैं ना अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण को क्या कहा जाता है? ऐश राख कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कैल्शियम जो है ना, ये क्या है? खनिज का उदाहरण है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट थोड़ी ना इसमें, मतलब ऐस पूछा गया, अगर आपको यहाँ पर खनिज लवण मिलता तो आप वो लगाते, अब खनिज दिया नहीं है। प्रोटीन को, विटामिन को, वसा को तो हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐश किससे नहीं मिलती? इससे, कैल्शियम से जो है इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यह मतलब खनिज से, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है? 3 तरीके से किया गया है। कैसे? मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से हो गया? एक शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ठीक है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। ओके, दूसरे कौन से हो गए? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ओके, शरीर निर्माणक में आप जानते हो प्रोटीन मुख्यतः आता है ना, हालांकि खनिज लवण भी प्रोटीन के साथ काम करता है वृद्धि में, ठीक है। ऊर्जा में आपके वसा और कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। और तीसरा हो जाता है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, जिसमें खास तौर से विटामिन आते हैं, और विटामिन के साथ साथ खनिज लवण को भी, जल को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम कार्य के आधार पर जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन है 10, एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाता है? फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, या फिर उपर्युक्त सभी में? तो जो आप जानते हो कीटोन समूह पाया जाता है किसमें? फ्रक्टोज में। और आपका एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाता है? बी ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज में आपके क्या पाया जाता है? आपके एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हम इसे ब्लड शुगर कह सकते हैं, क्वाइनो बॉडी कह सकते हैं, जो एथलीट वगैरह को दिया जाता है, प्लेयर को दिया जाता है, ऑपरेशन में दिया जाता है, करेंट कार्बोहाइड्रेट भी हम इसको कहते हैं, इसे हम अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं, कॉर्न शुगर, या फिर हम डेक्सटोज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डेक्सटोज पकाया तो सब याद ही होगा, ये भी याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन आपका हो जाएगा। फ्रक्टोज के लिए आप ध्यान रखिएगा, जैसे ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, ऐसे ये भी क्या है? एक सरल शर्करा का उदाहरण है, ठीक है। फ्रक्टोज भी सरल है ग्लूकोज की तरह, ये भी ज़्यादा जटिल शर्करा नहीं है, क्योंकि मोनो का रूप है, ठीक है, लेकिन ये मीठी बहुत है, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा जो है यही है। ओके, और यहाँ पर ग्लूकोज की तरह ही अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा मतलब अन्य कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज की तरह ही स्टोर होता है, तो वो आपका फ्रक्टोज है। ओके, तो याद रहेगा। और इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? फ्रक्टोज में हमने बताया कीटोन समूह पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रक्टोज हमने कहा ग्लूकोज की तरह स्टोर तो होता है, लेकिन फ्रक्टोज का परिवर्तन ग्लूकोज के रूप में किस अंग में होता है? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कहेंगे यकृत नहीं, छोटी आंत में होता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज में कहाँ परिवर्तित होता है? तो वो छोटी आंत में
होता है। अवशोषण कहाँ से होता है, तो वो रक्त द्वारा ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, गैलेक्टोज दिया हुआ है तो गैलेक्टोज की थोड़ी बात कर लें। इसे हम न्यूरॉन शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, न्यूरॉन शुगर के नाम से जानते हैं। और ये मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं के जो सेरेब्रमाइज्ड वाला भाग होता है ना, उसमें ये मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है, ओके। और इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोसीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन है 11, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी, आंसर दीजिएगा। 1966 में, 1965। अच्छा, ये निपसीड की बात हो रही है, निपसीड आपने पढ़ा है, ठीक है, निपसीड की बात हो रही है 1975 में या 2005 में, तो ये स्थापना होती है 1975 में। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निपसीड की स्थापना 4 तारीख को हुई थी 1975 में। तो जो निपसीड की स्थापना की हमने बात की, हमने बताया आपको 4 जुलाई 1975 को ही निपसीड की स्थापना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया आपका बिल्कुल, ठीक है, 4 जुलाई 1975। अब बात आती है 1966 में क्या आया, तो ये मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालती हूँ कि एक बार में कई आपके ऑप्शन जो है सही, मतलब कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया, 1966 में आया, ठीक है। अब बात आती है 1965, तो 1965 में भी एक विशेष काम हुआ था, गृह विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय कब, हाई स्कूल के लिए अनिवार्य बनाया था, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 1965 में यूपी में गृह विज्ञान हाई स्कूल में मतलब जो था अनिवार्य विषय बना दिया गया, ठीक है, कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए गृह विज्ञान लेना अनिवार्य है। यहीं पर अगर हम 2005 की बात करते हैं, तो 2005 को आप जानते हो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, याद रखिएगा, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया, 1785, 1978, 1954 या फिर 1969। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह आता है कब, 1969 में, ठीक है, 1969 में एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम आया था, ठीक है। 1785 की अगर हम बात करते हैं, 1785 में तो आप जानते हो रोलर छपाई की शुरुआत हुई थी भारत में रोलर छपाई की शुरुआत कब होती है, 1785 में होती है, 1785। और एक डेट है यहाँ पर 1978, 1978, ठीक है। 1978 में क्या हुआ था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ओके, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। कितनी डेट्स आपकी मैंने इसी के क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ठीक है। अच्छा, एक रह गई आपकी 1954 वाली, तो 1954 की अगर हम बात करें, इस समय क्या हुआ, तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो था भारत में, इसका मतलब शुरुआत हुई थी, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की भारत में शुरुआत है। आविर्भाव कब हुआ पूछा जाए तो 24 मई 1954 को हुआ था, 24 मई 1954, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन सही होते हैं यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर है 13, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना, राष्ट्रीय ग्रामीण महिला आयोग संबंधी, अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना, 1990, 1970, 1946 या फिर 1929 को। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बना था कब, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना था कब, 1990 में, ठीक है। 1970 में आप जानते हो राष्ट्रीय एनीमिया पोषणीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में आया था। आपने ये प्रश्न कई बार देखा होगा और ये पूछा भी गया है। राष्ट्रीय एनीमिया पोषणीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में आया था कब, 1970 में, ठीक है, 1970 में, इंपॉर्टेंट है। 1929 में क्या हुआ था, शारदा एक्ट आया था, याद होगा, 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम याद होगा, शारदा एक्ट आया था, है ना। यहीं पर आपका, अच्छा एक और रह गया 1946 की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, इनकी स्थापना हुई थी 1946 में, 1948 में WHO। तो ये तो सबको रटंत विद्या हो गई है। क्वेश्चन है 14, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा जो होता है किससे फैलता है, बेसिकली हम जल द्वारा फैलता है, ठीक है, खासतौर से खाने द्वारा, भोजन, मतलब मेन तो जल से ही फैलता है, लेकिन भोजन के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं इसके बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। ये कैसा रोग है पूछा जाए तो संक्रामक रोग है। किससे होता है, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है। कौमा के आकार का ये जीवाणु होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से इसे काक रोग भी कहा जाता है, टीबी को, तपेदिक को, क्षय रोग को, पर तो सभी को। डी ऑप्शन जो है सही होगा। टीबी या तपेदिक या क्षय रोग हम किसे कहते हैं, ये सब काक रोगी सब एक ही चीज़ है। किससे होता है टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इसके टीके की खोज की थी, किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, जो है इसके टीके की खोज की थी, रॉबर्ट कोच,
ठीक है। कोच ने टीके की खोज की थी, कब की थी? 1882 में की थी। ओके, कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16, जठरांत प्रणाली का एक पेप्टाइड हार्मोन आपको बताना है, कौन सा है? कोलिसिस्टोकाइनिन, हाइपोथायरिज्म, काइलोनिचिया या एंट्रोक्राइन हार्मोन। तो जठरांत प्रणाली का अगर पेप्टाइड हार्मोन की बात होती है तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है कहाँ पाया जाता है? हमारी आंतों की भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। आंतों की भित्ति से जो उत्पन्न हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, इसी को कहते हैं, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर हुआ? और अगर आगे हम बात करते हैं तो ये करता क्या है? ये वसा और प्रोटीन के पाचन को प्रोत्साहित करता है। किसके? प्रोटीन और वसा के पाचन को प्रोत्साहित करता है। प्रोटीन प्लस वसा के पाचन को ये प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। इसको पैनक्रोजाइमिन भी कहा जाता है, पैनक्रोजाइमिन भी कहा जाता है। अच्छा, एंड्रोक्राइन यहाँ पर लिखा है, ये एंड्रोक्राइन हार्मोन की बात नहीं हो रहा, यहाँ पर जो एंड्रोक्राइन जो कोशिकाएं होती इसी के द्वारा ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है निकलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसी में ये रिलीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में मसलिन यूरोप में निर्यात की जाती थी, मतलब यूरोप देश में जो मसलिन जाती थी, आप जानते हो ढाका की जो मलमल थी उसे हम मसलिन के नाम से भी जानते थे, मछलीपट्टनम से आपको ये नाम प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ से जाता था? ढाका द्वारा, पंजाब द्वारा, भारत द्वारा या पाकिस्तान द्वारा? तो ये भारत द्वारा ही निर्यात किया जाता था। कहाँ? यूरोप में, ठीक है, यूरोप में किया जाता था। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, ढाका की मलमल आप सभी जानते हो सूती रेशों से बनाई जाती है, याद रखिएगा। डायबिटिक कोमा होता है हाइपरग्लाइसीमिया के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, डायबिटीज़ के कारण, उपरोक्त तो सभी के कारण। तो डायबिटिक कोमा की बात हो रही है, तो डायबिटिक कोमा देखो, हाइपरग्लाइसीमिया होता है मतलब ग्लूकोज की जब रक्त में मात्रा बढ़ती है तब आपको क्या होता है? डायबिटीज़ होती है, ठीक है, डायबिटीज़ होती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। अब ऊर्जा की कमी की पूर्ति के लिए हम वसा खाते हैं, ठीक है। वसा के अधिक सेवन से क्या होता है? हमें डायबिटिक कोमा होता है, मतलब यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण जो होता है आपको डायबिटिक कोमा होता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा तो डायबिटीज़ होगी, ठीक है ना। लेकिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की जब कमी हो जाएगी तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ओके। और हम वसा का प्रयोग करते हैं, वसा खाते हैं, एनर्जी है नहीं शरीर में, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे इसको। जो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आपके शरीर में रक्त शुगर की कमी होती है तभी तो आप वसा से एनर्जी लेने लगते हो। जब वसा से एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम इसका देता है 9 किलो कैलोरी। अब जब 9 किलो कैलोरी एकदम से 1 ग्राम वसा से मिलती है, इतना मतलब, और मतलब कहते हैं आप 1 ग्राम तो खाते नहीं, लगभग 20-30 ग्राम तो आदमी वसा लेता ही है, तो एकदम से बॉडी इतना वसा जो है डाइजेस्ट शोषित नहीं कर पाता है, जिसके क्या बनने लगते हैं? कुछ कण से बनने लगते हैं, और वो जाकर क्या होता है? हमारी ब्लड आर्टरीज वगैरह में जमने लगते हैं, मस्तिष्क की आर्टरी में जमने लगते हैं, जिससे डायबिटिक कोमा वाली समस्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब रक्त में शुगर की कमी होती है तब डायबिटिक कोमा होने देखते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि तभी वसा से ऊर्जा लेते हैं। क्वेश्चन है 19, 1 जून 1955 ईस्वी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिससे ये भी कहा जाता है फूड सेफ्टी एक्ट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, आहार सुरक्षा कार्यक्रम या खाद्य परिषद, खाद्य सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो हम FPO कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो जब भी 1 जून 1955 को खाद्य अपमिश्रण एक्ट आया था, जिसको हम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 20, इसमें 2 कपड़ों को सिल मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागे भरकर सिल दिया जाता है, फिर उन्हें पलटकर एक और धागा भर देते हैं, जिससे सिलाई अंदर हो जाती है और साफ और सुंदर दिखाई देती है। उल्टा टाँका, फल टाँका, A और B दोनों सही है या फिर केवल B? यहाँ पर C ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब क्या होता है 2 कपड़ों को सिलकर मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागा भरकर सिल दिया जाता है, फिर उन्हें पलटकर एक और धागा भर देते हैं, जिससे सिलाई क्या होती है? अंदर हो जाती है और साफ और सुंदर दिखाई देती है। तो इसको हम उल्टा टाँका या पल टाँका दोनों ही, उल्टे टाँके को पल टाँका कहते हैं, आप साथ जानते ही होंगे, इतना तो पढ़ाई है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है जो आपने कर रखे, थोड़े घुमाए। क्वेश्चन है 21, कोई भी नया नहीं होगा क्वेश्चन, बस थोड़ा घुमा फिरा के लाए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध तरल आहार कौन सा है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी सही है। फलों का रस, दाल का पानी, नींबू का पानी, आप जब भी इन्हें अच्छे से लिक्विड रूप में बनाकर और छान देते हो तो ये बिल्कुल शुद्ध तरल हो जाते हैं और ये जमते नहीं हैं, ठीक है, ये तरल ही रहते हैं। क्वेश्चन है 22, कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है फुलकारी, कसूती या कच्छ।
तो कसूती कहाँ की? कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। कच्छ गुजरात की है। फुलकारी और गुलकारी पंजाब की है। ठीक है, गुलकारी पंजाब को ही की फुलकारी को ही पहले कहते थे। क्वेश्चन है 23, बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? मूल भाव, समवेग, सहज क्रियाएं या उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अस्थि खनिज घनत्व में जिसमें अस्थि सूक्ष्म संरचना विकसित हो जाती है। अस्थि की सूक्ष्म संरचना विकसित हो जाती है जो वृद्धावस्था को प्रभावित करती है। मतलब अस्थि खनिज घनत्व की बात हो रही है, BMT की बात हो रही है। ठीक है, BMT आप सभी जानते होंगे, बोन मिनरल डेफिशिएंसी, मतलब बोन्स में क्या होता है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, इन सब की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, अस्थि का जो घनत्व होता है, खनिज घनत्व, वो कम हो जाता है। अस्थि की जो सूक्ष्म संरचना है वो विकसित हो जाती है, मतलब अस्थि में से कैल्शियम हटने लगता है जो वृद्धावस्था को प्रभावित करती है। ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स से उपयुक्त सभी। तो ये ऑस्टोपोरोसिस होती है, किसको पूछा जा रहा है? वृद्धावस्था को प्रभावित करती है। तो ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया तो वयस्कों के लिए प्रभावित करती है। रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में होता है। डी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, लीलन का प्रयोग परंपरागत रूप से किया जाता है चादर निर्माण में, अंडरक्लॉथ बनाने में, टेबल लीलन के निर्माण में, उपयुक्त तो सभी। तो हम सभी जानते हैं लीलन, जिसका वानस्पतिक नाम लीनम यूसीटेडिशियम है। ठीक है, और ये काफ़ी ठंडा रेशा, सुखद रेशा माना जाता है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पवित्रता या शांति का सूचक माना जाता है। फ्लैक्स से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ही वस्त्र जो है परंपरागत वस्त्र हैं जो लीलन से बनाए जाते हैं। ओके, ये सारे लीलन के परंपरागत वस्त्र, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 26, बजट बनाने में व्यवहारिक उपाय विधि में किस पर अधिक बल दिया जाता है? बजट बनाने में व्यवहारिक उपाय विधि में किस पर अधिक बल दिया जाता है? आय पर, व्यय पर, संतुलन पर, या फिर मदों पर? देखो, बजट बनाने की कितनी दो विधियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर बी है, व्यय। बजट बनाने की दो विधियां होती है, एक होती है व्यवहारिक उपाय विधि और दूसरी होती है आय के अनुसार व्यय। ठीक है, व्यवहारिक में क्या होता है, हम पहले अपना सारा व्यय देख लेते हैं कि हमारा खर्च कितना है। ठीक है, उस हिसाब से हम बजट बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अपना व्यय खर्च देखते हैं कितना है, उस हिसाब से हमने क्या करा, अपना बजट बना लिया। ठीक है, लेकिन हम जब आय के अनुसार करते हैं, ये व्यवहारिक विधि की बात कर रहे हैं, दो विधियां हैं बजट बनाने की। अगर हम आय के अनुसार बात करते हैं तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, अपनी आय देखते हैं, देन बजट बनाते हैं। ठीक है, आय देखते हैं तब बजट बनाते हैं। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर बजट बनाने की व्यवहारिक विधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्यय को देखकर हम क्या कर रहे हैं, बजट बनाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर व्यय पर बल दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 27, एंजल के उपभोग नियम को क्या कहा जाता है? एंजल्स लॉ, एंजल्स कर्व, ए और बी दोनों सही है या फिर केवल ए? तो यहाँ पर एंजल्स के जो उपभोग का नियम है, इसको हम एंजल्स लॉ, एंजल्स कर्व, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, दोनों ही नाम से जाना जाता है एंजल्स के कर्व को। ओके, क्वेश्चन है 28, आय घटने या बढ़ने पर मकान, प्रकाश एवं ईंधन पर व्यय प्रतिशत स्थिर नहीं रहता, एंजल का नियम है। आंशिक सत्य है, सत्य है, आंशिक असत्य है या फिर असत्य है? मतलब इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसके? एंजल के नियम के अनुसार आय घटने या बढ़ने पर मकान, प्रकाश एवं ईंधन व्यय पर प्रतिशत स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, एंजल का नियम है। तो ये असत्य है। इन्होंने क्या कहा, ये जो आपके एंजल्स का लॉ था, इन्होंने कहा था जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय नहीं बढ़ता, घटता है। ठीक है, भोजन पर व्यय घटता है। ठीक है, इनका मानना ये था कि जैसे आय बढ़ेगी वैसे भोजन पर, मतलब आय का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना होगा या कम ही होगा, मतलब उतना भी नहीं, कम बताया इन्होंने। ठीक है, घटता है। ठीक है, यही तो कहा था इन्होंने। लेकिन यहाँ पर प्रकाश एवं ईंधन पर क्या कहा था, स्थिर रहता है। यहाँ पर क्या लिखा? नहीं रहता। मतलब जितना मध्यम वर्ग करेगा उतना ही धनी वर्ग करेगा, और जितना धनी वर्ग करेगा उतना ही जो कम आय वाला होता है, निम्न वर्ग, वो करेगा। तो यहाँ पर असत्य आंसर होगा। ठीक है, असत्य होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, असत्य होगा, क्योंकि ऐसा नहीं, इन्होंने कहा था यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखा, स्थिर नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। जबकि वो क्या, इन्होंने क्या बताया था, जो मकान है, प्रकाश है, ईंधन है, इस पर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर असत्य हो जाए, नहीं लगा होता अगर, तो यहाँ पर नहीं लगा होता तो फिर ये सत्य हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, दीर्घकालीन हिसाब का उदाहरण नहीं है, संपत्ति बंधक हिसाब, जीवन बीमा, ईंधन का हिसाब, नकद रोकड़ का हिसाब। तो आप जानते हो कुछ हिसाब अल्पकालीन होते हैं, कुछ दीर्घकालीन हिसाब होते हैं। तो दीर्घकालीन हिसाब में आपकी संपत्ति है, जीवन बीमा है, और यहाँ पर नकद रोकड़, ये सब क्या है, आपके दीर्घकालीन हिसाब है। लेकिन लकड़ी का हिसाब है, धोबी का हिसाब है, साग सब्जी का हिसाब है, ये तो आप रोज करते हो। ये ईंधन का हिसाब, इसमें आंसर सही होगा। दीर्घकालीन हिसाब का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है, ये नहीं है। ओके ओके, दो तरीके के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन हिसाब किताब। क्वेश्चन है 30, जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में धन की मांग होती है अधिक, सामान्य, अत्यधिक या कम। तो जीवन चक्र की जब प्रथम अवस्था में हम बात करेंगे तो धन की मांग क्या होती है, कम होती है। जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में क्या होता है, पति पत्नी होते हैं, ओके, कमाई पूरी होती है, खर्चने वाले वही दोनों होते हैं, तो यहाँ पर कम होता है, कम खर्चे होते हैं। क्वेश्चन है 31, जीवन चक्र की किस अवस्था में उत्तरदायित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, स्थापत्य काल में, विस्तार की अवस्था में, संकुचित अवस्था में, सेवानिवृत्ति अवस्था में। तो जीवन चक्र की किस अवस्था में उत्तरदायित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो क्या होती है, विस्तार की अवस्था। बी ऑप्शन से होगा। इसमें आपको बच्चों को क्या करना है, आपको सॉरी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर हम कह सकते हैं प्ले स्कूल भी भेजना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर उससे भी पहले आपको उनकी केयर करनी है। जब बच्चे होते हैं तो वैसे ही क्या होता है, आपकी यहाँ पर जीवन चक्र की जो है सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, विस्तार की अवस्था। फिर आप इनका लालन पालन करते हो, उनकी दवाई गोली से लेकर कपड़े लत्ते का ध्यान रखते हो। उसके बाद उनकी एजुकेशन का नंबर आता है, तो आप प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, माध्यमिक, कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कराते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वों से भरी हुई अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने बच्चे कि कोई भी स्टेज का अगर इग्नोर कर दिया तो आपका तो लोग कहेंगे ही, लोग कहें ना कहें, कहीं ना कहीं आपका बच्चे का भविष्य तो चौपट हो ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 32, संसाधनों की आवश्यकता के प्रबंधन करने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। संसाधनों की आवश्यकता का प्रबंधन करने का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये और भी दोनों। तो ये द्वितीय अवस्था है, विस्तार की अवस्था। इसमें आपको सबसे ज़्यादा संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है, ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 33, पारिवारिक जीवन चक्र में खाली घोंसला क्या है। जब पति पत्नी विवाह नामक बंधन से बनते हैं, जब संतान की उत्पत्ति होती है, अंत में जब पति पत्नी शेष बचते हैं, और डी है विस्तार की अवस्था। तो खाली घोंसला का मतलब है कि अंत में जब पति पत्नी शेष बचते हैं, जब बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, नौकरी पेशे वाले हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, अपना अलग परिवार बनाते हैं, माता पिता वृद्ध घर में रह जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं माता पिता का खाली घोंसला, ठीक है। मतलब चिड़िया चली गई, अब माता पिता रह गए। ओके, क्वेश्चन है 34, एंजल्स के 5वें मद पर मध्यम वर्ग अपने आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। सबसे पहले तो कोई हमें कमेंट में ये बताए कि 5वें मद में आता क्या है, ठीक है। ओके, किसको पता है बताइएगा। वैसे मैं ही बता देती हूँ, जैसे मनोरंजन वगैरह है जो ना, ये सब इसी में आते हैं, 5वें मद में आते हैं। 5%, 10%, 20%, या अच्छा मध्यम वर्ग का बताना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर जो है मध्यम वर्ग में आपको बताना है, ठीक है। 5, 10, 15 ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर मध्यम का पूछा है तो 10% जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 15 किसका हो जाएगा, अधिक आय वर्ग वालों का हो जाएगा, ठीक है। मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर 15% और 5% किसका हो जाएगा, निम्न वर्ग का हो जाएगा। तो मध्यम का पूछा गया है तो 10%, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, अच्छा आया कब था एंजल्स लॉ, 1857 में आया था, ठीक है, 1857 में। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 35, मकान पर होने वाला व्यय डैश है, मतलब यहाँ पर व्यय बताना है, मकान पर होने वाला व्यय कितना है। एंजल्स के हिसाब से ही पूछा गया, आप समझ ही गए होंगे, 12%, 18%, 20% या फिर 10%। तो मकान पर जो होने वाला व्यय का प्रतिशत वो सभी का 12% है, ठीक है, 12%। ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी का 12% बताया गया। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 36, पैतृक संपत्ति उपहार स्वरूप प्राप्त आय कैसे आय हैं। अनियंत्रित आय, नियमित आय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। तो अब पैतृक संपत्ति है, उपहार स्वरूप जो आय मिलती है उसे हम थोड़ी ना उपार्जित करते हैं, अनुपार्जित आय के अंतर्गत आती है। ओके, क्वेश्चन है 37, प्रोटीन में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 32, 7%, 3% या 60%। तो नाइट्रोजन होता है 16%, ठीक है, N2 लिख लो, नाइट्रोजन, ठीक है, 16% होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया, हाइड्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 32% होता है। कार्बन पूछा जाए 50% होता है, ठीक है, 50% क्या होता है, कार्बन होता है। 7% आंसर सही होगा, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और सल्फर हो गया आपका, वो 3% होता है, ठीक है, सल्फर कितना हो गया, 3%। सल्फर के साथ एक और याद रखिएगा, फॉस्फोरस भी 3% होता है, ठीक है, फॉस्फोरस प्लस सल्फर कितना होता है आपके, 3% होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोटीन का कॉम्पोजिशन था, मतलब पूरा की क्या कितना प्रतिशत इसमें होता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, प्रोटीन की गुणवत्ता को निश्चित करने वाले अमीनो अम्ल के प्रकार कितने हैं। 2 प्रकार हैं, ठीक है,
3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो प्रोटीन की गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली। एक होते हैं आपके आवश्यक अमीनो एसिड और एक होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड हम उन्हें कहते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते और हम बाहर से लेते हैं, इसीलिए वो आवश्यक है। और अनावश्यक हमारे शरीर में ही बन जाते हैं तो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो हमारे लिए अनावश्यक हो जाते हैं। ठीक है, वो हमें मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी खुद ही बना लेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2 प्रकार के ये हो जाते हैं। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अमीनो समूह की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, तरल या फिर उपर्युक्त सभी। तो अमीनो समूह की अगर प्रकृति पूछी जाए तो ये क्षारीय होती है। ठीक है, अमीनो समूह की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है और जो अम्लीय प्रकृति होती है कार्बोक्सिल समूह की होती है। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह की प्रकृति अगर पूछी जाए कैसी होती है, कार्बोक्सिल समूह की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो होगी अम्लीय। यहाँ पर किसकी पूछ रहे हैं, अमीनो समूह, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है प्रोटीन का अणुभार इससे अधिक होता है 1000 से, 5000 से, 10,000 से, 15,000 से, तो प्रोटीन का जो अणुभार होता है वो 10,000 से भी अधिक होता है। ठीक है, प्रोटीन का अणुभार 10,000 से ही अधिक होता है। ओके, लगभग आप जानते हो कितने अमीनो एसिड होते हैं, 12 से 20 अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन में पाए ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है 28 तक गिनती की गई है। ठीक है, कभी कभी 28 तक गिनती की गई है, लेकिन 12 से 20 जो है अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के अणुभार में पाए ही जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है 41। कुल शारीरिक प्रोटीन का 10% भाग मांसपेशियों में होता है, 1/3%, 1/5वां भाग या फिर 2/3 भाग या फिर 3/4 भाग। कुल शारीरिक प्रोटीन का कितना प्रतिशत हमारी मांसपेशियों में होता है, सिर्फ इतना बताना है आपको। तो मांसपेशियों में 1/3 प्रोटीन होता है। जैसे हमारी बॉडी जो होती है, अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं लगभग 70, कहीं कहीं पर 65, तो मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग अमाउंट दिया है। ठीक है ना, ऐसे 15 से 16% जो होता है प्रोटीन का माना जाता है। तो यहाँ पर जो बॉडी में 1/3 भाग जो होता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब मांसपेशियों में जो है 1/3 भाग क्या होता है, मांसपेशियों में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। यहीं पर अगर 1/5वां भाग जो होता है अस्थियां हो गए, हमारे जो भी आपके दांत हो गए, त्वचा, अस्थि, दांत, त्वचा लिख लीजिए, उनमें 1/5 भाग पाया जाता है। ठीक है, 1/5वां भाग अस्थि, दांत, ठीक है, त्वचा, ठीक है, इनमें भी प्रोटीन होता है जो कि आपका 1/5वां भाग जो है पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 42। प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं नाइट्रोजन को, अमीनो एसिड को, सल्फर को या फिर कार्बन को। तो प्रोटीन का आधारीय स्तंभ क्या होता है, वही अमीनो एसिड है, इसी से तो जुड़कर हमारी बॉडी बनती है। ठीक है ना, इसी की वजह से तो हमारी बॉडी जो होती है बनती है। तो हम कहते हैं ना मतलब इसको आधारीय स्तंभ या बिल्डिंग का काम करती है हमारी शरीर का। ठीक है, बॉडी ब्लॉकिंग करने का काम करती है, ब्लॉक्स बनाती है हमारी बॉडी का, मतलब कोशिकाओं को ब्लॉक कहा गया है एक तरीके से। ठीक है, वी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 43। अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या निम्न में से कोई नहीं। अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अभी हमने कुछ समय पहले आपसे पूछा था एमिनो समूह की प्रकृति। जब एमिनो समूह पूछा जाएगा तब आप कहोगे क्षारीय प्रकृति होती है, लेकिन यहाँ पर एमिनो पूरे समूह की बात नहीं हो रही, सिर्फ आपसे एमिनो अम्ल की बात कर रहे हैं कि एमिनो अम्ल की प्रकृति क्या होती है। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति होती है। ये डिफरेंस याद रखना, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एमिनो समूह में जब पूछा जाए, ग्रुप में पूछा जाए कि NH2 जो ग्रुप है उसकी प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय होगी। ठीक है ना, और जब आपसे खाली एमिनो अम्ल पूछा जाए, वो अकेला भी हो सकता है, वो दुकेला भी हो सकता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल से पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 44। निम्न में से एक अनावश्यक अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन या फिर सेरीन। तो आप जानते हो, देखो सबसे पहले तो आवश्यक अमीनो एसिड को लिख लो, जो बचेगा सब क्या है अलग, मतलब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। पूछा गया है अनावश्यक, तो आपको आइसोल्यूशन मिल गया, ठीक है ना, मिथियोनिन मिल गया, फिनाइलएलानिन मिल गया, मतलब डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अनावश्यक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, सेरीन जो है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आइसोल्यूशन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ऐसे ही आपसे पूछा जाए ल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन, और अगर हम बात करते हैं लाइसिन की, ठीक है, लाइसिन। ओके, इसके अलावा आप जानते हो थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, थोड़ा उंगली से लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपका होता है फिनाइलएलानिन लिख रखा है, ट्रिप्टोफेन, ओके, ट्रिप्टोफेन,
ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके जो है हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है, आप देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी होगी कहीं पर। बेलिन हो गया, ये भी इसी में आता है। आर्जिनिन भी आपके इसी में आता है। आर्जिनिन किस में पाया जाता है, कोई बताएगा? मुख्यतः आर्जिनिन किस में पाया जाता है? और हिस्टिडिन, ठीक है, हिस्टिडिन जो होता है बच्चों के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो ये 10 आपके क्या हो जाते हैं, आपके मतलब आवश्यक में आ जाते हैं। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस अमीनो एसिड का स्वाद कड़वा होता है? आर्जिनिन का, एलानिन का, ग्लाइसिन का, या फिर सेरिन का? तो अगर हम कड़वे की बात करेंगे तो आर्जिनिन जो होता है कड़वे स्वाद का होता है। ये ऑप्शन, एक प्रश्न पूछा भी गया है आपसे PYQ में। तो आर्जिनिन कैसा होता है? कड़वा स्वाद का होता है। यहीं पर एलानिन, ग्लाइसिन और सेरिन पूछा जाए तो इनका तीनों का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, ये तीनों कैसे होते हैं? मीठे स्वाद के होते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 46, स्वाद रहित अमीनो एसिड है ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, ए और बी दोनों सही है या केवल ए सही है? तो यहाँ पर ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन ये स्वाद रहित, टेस्ट लेस होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, हिस्टिडिन और आर्जिनिन जो होते हैं आवश्यक हैं, लेकिन शिशु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? शिशु के लिए हिस्टिडिन और आर्जिनिन दोनों। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, निम्न में से एक पूर्ण प्रोटीन है? केसीन, लैक्टोज, कोलेस्ट्रम या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर पूर्ण प्रोटीन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? तो केसीन जो है आपकी पूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि केसीन ही प्रोटीन है यहाँ पर। लैक्टोज तो शर्करा है, ठीक है, लैक्टोज तो शर्करा है। ओके, कौन सी? डाइसेकेराइड का रूप है। कोलेस्ट्रम आप जानते हो माता का प्रथम दूध है। ओके, माता का प्रथम दूध है। ओके, तो ये तो प्रोटीन है ही नहीं, प्रथम दूध। तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे, तो उपरोक्त तो सभी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण प्रोटीन कौन सी है? केसीन जो है पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है, जिसमें सभी एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्वेश्चन है 48, अंडों की जर्दी में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ओवलब्यूमिन है, ओवोविटेलिन है, ए और बी दोनों सही है, निम्न में से कोई नहीं। तो अंडों की जर्दी में जो है ओवलब्यूमिन और ओवोविटेलिन दोनों ही प्रोटीन जो है पाई जाती है। अंडों की जल्दी की बात हो रही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 49, निम्न में से एक वानस्पतिक प्रोटीन है? ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन या फिर लैक्टल व्यूमिन? तो ग्लाइसिनिन जो होती है आपकी, ये क्या है? आपकी वानस्पतिक प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि ये पाई जाती है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में। ओके, सोयाबीन में पाई जाती है। ये कैसी होती है? एक आपकी वानस्पतिक प्रोटीन की उदाहरण होती है। जो ट्रिप्टोफैन है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रिप्टोफैन है या फिर ल्यूसिन है, ये दोनों मांस में पाई जाती हैं। ट्रिप्टोफैन और ल्यूसिन दोनों ही मांस में पाई जाती है। लैक्टल एल्बुमिन आप सभी अच्छे से जानते हो, हाँ, दूध में पाई जाती है, कई बार आपने पढ़ा है। लैक्टल व्यूमिन किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ओके, तो सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 50 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से मध्यम या आंशिक प्रोटीन का उदाहरण है? ग्लियोडिन, लेगुमिन, लेगुमिलिन या उपरोक्त सभी? तो निम्न में मतलब इनमें से मध्यम या आंशिक प्रोटीन का जो उदाहरण है, देखो प्रोटीन का जब हम गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। उत्तम या जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं वो कैसे प्रोटीन होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। ये खास तौर से आपके जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे दूध है, मांस है, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको अगर आप 100% खाते हो तो वो 100% आपका बॉडी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम या आंशिक प्रोटीन। ठीक है, उत्तम प्रोटीन मतलब 3 तरीके से किया गया है। दूसरा होता है मध्यम या आंशिक प्रोटीन, जिसका ये प्रश्न पूछा गया है। जो ये वाले जो प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? पूर्णतः हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं। ओके, या तो कुछ समय तक आवश्यक होंगे, या फिर कह सकते हैं बच्चों के लिए काम कर गए तो बड़े पे काम नहीं करेंगे आपकी बॉडी के लिए। तो इस तरीके के प्रोटीन जो मतलब पूरी एज तक आपके लिए काम ना करें, या फिर जिसमें कुछ एमिनो एसिड का अभाव रहे। ठीक है, 2 या अधिक अमीनो एसिड का जिनमें अभाव रहता है उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम मध्यम या आंशिक प्रोटीन के। निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन, जैसे कि आपका जिलेटिन फलों में पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं भी मतलब किसी भी काम से मतलब कोई भी अमीनो एसिड प्रोवाइड आपकी बॉडी को नहीं कराते हैं, मतलब आपके काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मध्यम या आंशिक की बात करें, ये ऐसे प्रोटीन है जो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हमारे लिए, लेकिन थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, मतलब बीच की प्रोटीन है ये। ठीक है, सेकंड क्लास प्रोटीन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, मध्यम आंशिक प्रोटीन। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। हम करेंगे 75 क्वेश्चन कल मैं क्लास में करा दूँगी, सेकेंड पार्ट कल देखिएगा, और टोटल में आप बताइएगा कि आपकी 125 में से कितने प्रश्न सही गए। आज भी आप बता सकते हो कि 50 में से कितने सही गए। हम सभी से आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सच बताऊँ फैमिली के साथ इतने क्वेश्चन बना पाना डेली 125 बहुत डिफ़िकल्ट
टारगेट होता है, वो भी इस समय त्यौहार में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये त्यौहार निपटता है वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे आपको 125 की सीरीज़ रोज़ दे पाएँ या फिर एक दिन छोड़कर दे पाएँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को मित्रों को शेयर करेंगे, आप खुद नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट अगर हो सके तो कर सकते हैं। धन्यवाद।